नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो है ये गुप्त वंश, गुप्तोत्तर वंश यानी हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, इसके अलावा राजपूत काल, गुर्जर प्रतिहार वंश, इन सब वंश से संबंधित है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में है। तो दोस्तों, ये प्राचीन काल का लगभग लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि प्राचीन काल के इतिहास में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर हम दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल और उसके बाद फिर आधुनिक भारत की चर्चा करेंगे, मराठा भी है। तो आइए आज इस पॉइंट को, इसमें जो भी मुख्य पॉइंट हैं उनको हम ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल पे मैथ और रीजनिंग से संबंधित जो भी वीडियो हैं, जो भी क्लास है वो चल रहा है। ग्राफ से संबंधित क्लास चल रहा है। हिस्ट्री का आप लोग यदि वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की बनी हुई है, आप लोग जा करके उस प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लें। धीरे धीरे कोर्स को कंप्लीट कराने का हम प्रयास करेंगे। हिस्ट्री के जो दिल्ली सल्तनत है, मुग़ल काल है, मराठा, इसके अलावा आधुनिक काल है, फिर साइंस की भी बात की जाएगी, ज्योग्राफी के भी मेन पॉइंट लाएंगे हम, और ऐसे ऐसे करके कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। और एक दोस्तों निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। पॉइंट है इसमें कि गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया, और इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। यानी गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजधिराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महाराजधिराज की। गुप्त समूह का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी तिथि 319 ईस्वी है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तो सबसे पहले तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसने कहा? तो विंसेंट स्मिथ ने। किस पुस्तक में? ये भी पूछ सकता है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 75, यानी इस बीच समुद्रगुप्त ने शासन किया, के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। तो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन लाया? तो प्रयाग प्रशस्ति को दोस्तों कौशाम्बी से इलाहाबाद अकबर द्वारा लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? अकबर द्वारा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का एक अन्य विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण साची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? परम भागवत की। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है, और इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धि का वर्णन किया गया है। चंद्र नामक
चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद जिसका समीकरण गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिसका संबंध गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता यानी शक वंश के राजाओं पर शक वंश को हराने वाला शक विजेता कहा गया। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह ठड़ को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में यानी शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक या रूपक, सॉरी ये नहीं है, रुपयक या रूपक भी कहा जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने की। तो फाहियान किसके दरबार में भारत आया था, किसके समय में भारत आया था या किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों की प्रसिद्ध ही सर्वकालिक रही। नवरत्नों में महाकवि कालिदास, फिर चिकित्सक धन्वंतरी, तीसरे खगोल विज्ञानी वराहमिहिर, चौथे कोषाकार अमर सिंह, 5वें वास्तुकार शंकु तथा 6वें रत्नफल ज्योतिषी छपड़क, 7वें वररुचि, 8वें जादूगर वेताल भट्ट और 9वें रत्न घटक पर थे, महान कूटनीतिज्ञ थे। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, जिसकी उपाधि महेंद्रादित्य है, लगभग 415 से 455 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का लड़का कुमारगुप्त था। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए। तो किस गुप्तकाल शासक के समय के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कुमारगुप्त, जिनकी संख्या लगभग 18 है। बिलसद अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली मिलती है। किस अभिलेख में? बिलसद अभिलेख में। बंगाल के 3 स्थानों से कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए। ये हैं धनदय ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र तथा वैग्राम ताम्रपत्र। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राओं पर उसकी जो उपाधियां हैं दोस्तों, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलते हैं। स्कंदगुप्त, उसके बाद कौन सा गुप्त शासक था? स्कंदगुप्त। इसका उपाधि क्रमादित्य और इसने शासन किया 455 से 467 ईस्वी के स्वर्ण, माना 467 ईस्वी तक शासन किया। इसके स्वर्ण सिक्कों के मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पदासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभलेख में पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट, हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। ईसा की 3री सदी में जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गया। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरर नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिर कुल हुण शासक तोरमाड़ का पुत्र था। किसका? तोरमाड़ का। कभी कभी तो यही पूछ देता है कि मिहिर कुल कौन शासक था? हुण ऐसे 4 वंश का नाम दे देगा। तो मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री हेनस्वांग तथा मंदसौर लेख के सच से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति, क्या ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा आदि में व्यापार होता था। ठीक है, पर होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था दोस्तों, यानी गुजरात के तट पे भृगु कच्छ या भड़ौच, इसका इस समय वर्तमान में नाम भड़ौच है। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ताम्रलिप्त आधुनिक पश्चिम बंगाल के
मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान को कहते हैं, जो कि कोलकाता से लगभग 33 मील दक्षिण पश्चिम में रूपनारायण नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्त, भृगुकच्छ, आरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मोजीरस, प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम। फिर इसके बाद आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणत चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्यकुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, और जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। तो दोस्तों, ये जो सिद्धांत शिरोमणि है, लीलावती है, चरक संहिता है, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, तो ये सब पॉइंट आप लोग रट जाइएगा, ठीक है। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या, कोज्या और उत्क्रमज्या के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम में इनका उल्लेख मिलता है। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत का भी वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं थी, जिसमें गरुण, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहनन, वीणावादन आदि प्रमुख है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। तो दोस्तों, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था और गुप्त काल में चांदी के मुद्रा को रूपक या रूप्यक कहा जाता था। चीनी यात्री फाह्यान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रुपए कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख दोस्तों ईरण से प्राप्त हुआ है, जो 510 ईस्वी का अभिलेख है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में हुण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भरहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हास्य के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की 3 गुफाओं 16वीं, 17वीं, 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती है। इनमें 16वीं तथा 17वीं गुफाएं बिहार तथा 19वीं चैत्य हैं। बिहार दोस्तों पूजा से संबंधित स्थान होता था और चैत्य जो था वो जैसे जहाँ किसी को दफना दिया जाता था उससे संबंधित स्थान होता था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का 1 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। वो षष्ठांश होता था, यानी 1/6 भाग
जो लोग कृषि भूमि पर कृषि करते थे वो 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देते थे। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 यानी उपज का 6वां भाग था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में, अगरिया जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते थे। अगरिया लोगों का प्राचीन काल में वर्तमान समय तक लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना परंपरागत व्यवसाय रहा है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। विशाख दत्त को, ठीक है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों का वर्णन किया गया है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रकृत मृच्छ कटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है और इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भव हुआ था, यानी उत्पन्न हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। यह है दोस्तों, इसको भी पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। वाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया और यह चूँकि सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन यदि पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, अन्य 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी सम्राट ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूसी इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। राजपूत काल की राजपूत वंश की कुछ बात करेंगे। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। क्या था? प्रतिहार वंश। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है और बाणभट्ट के हर्षचरित्र में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी यानी इसने शासन किया था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलय शासकों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। किसने? दंती दुर्ग ने। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्य गर्भ महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी किनारे श्री भावन नामक स्थान पर। इस समय इसके पिता राजपूत राजा गोविंद थर्ड उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। मौखरी गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई और इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा एवं ग्रह वर्मा थे। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित्र से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृति राज तरंगड़ी, देखिए बाणभट्ट कृति हर्षचरित्र रट जाइएगा, कल्हड़ कृति राज तरंगड़ी, ये लेखकों को रट जाइएगा। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज्य सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि किस राजा ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की, तो हर्षवर्धन ने।
ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह सहायता कर सके। अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेन-त्सांग ने की। तो देखिए दोस्तों, ह्वेन-त्सांग का नाम आ रहा है और हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया था वो ह्वेन-त्सांग था। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेन-त्सांग। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था उसके समय फाह्यान आया था। तो इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। और एक चीज़ और, हर्ष ऐसा शासक था जो हर 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। ये भी कई बार पूछा है। और ह्वेन-त्सांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशन सेकंड भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलतः नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशन सेकंड ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशन सेकंड की एहोल प्रशस्ति एवं ह्वेन-त्सांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। ठीक है। फिर औरंगाबाद बिहार के आधिकारिक वेबसाइट पर बाण भट्ट का जन्म औरंगाबाद जिले वर्तमान बिहार में हिरण्यवाहु नदी के किनारे अवस्थित है। पृथ्वीकुटा पर्वत के समीप पिरू गांव में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग के भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में, समय याद कर लीजिएगा, 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखी जिसे सीयूकी कहा जाता है और इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। ह्वेन-त्सांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। ठीक है। उनके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। ह्वेन-त्सांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन तथा इसी के राज्य का नागरिक था। ह्वेन-त्सांग ने अपनी यात्रा अनुभव को ए रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में संकलित किया। 637 ईस्वी में ह्वेन-त्सांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेन-त्सांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था जबकि वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध था? रेशम वस्त्रों के लिए। ह्वेन-त्सांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया और महोदयाश्री, तो कन्नौज को क्या कहा जाता था? महोदया और महोदयाश्री कहा जाता था। ठीक है। आज नामों से अभिव्यक्त किया गया। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। किसके किसके बीच? पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। यानी त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ दोस्तों, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश तथा राष्ट्रकूट वंश, उसमें प्रतिहारों को सफलता मिली। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उनको सफलता मिली। चीनी यात्री इसिंग ने 671 या 672 में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और 693-94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होते हुए वह चीन वापस लौट गया। तो वह भारत कब आया? 671-72 में। तो दोस्तों एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले फाह्यान आया। फाह्यान चीनी यात्री था जो सबसे पहले भारत आया, फिर ह्वेन-त्सांग भारत आया और लास्ट में दोस्तों इत्सिंग भारत आया। इत्सिंग, तो इसका क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी तो क्रम ही देके पूछ देता है। ठीक है। प्राचीन चीनी लेखकों में ने भारत का उल्लेख यिनतू तथा थियान्तू नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था।
यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल 783 से 820 यानी इसने इस समय तक शासन किया द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपका जो वंश थे वो समाप्त हो गए दोस्तों। ये पढ़ना चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, शंकराचार्य को श्री शंकराचार्य आदि के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में है, द्वारका गुजरात पश्चिम में है, पुरी उड़ीसा पूर्व में तथा ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में है। इसके अलावा 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटे 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये प्राचीन काल के जो भी आपके सिलेबस था उसमें हमने मेन पॉइंट जो भी था मुख्य तथ्य उसको हमने कंप्लीट किया। तो दोस्तों अब हम दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल के बारे में देखेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।